नमस्कार, सुबह के 11 बज चुके और वक्त है हमारे खास बुलेटिन वर्ल्ड वॉर का और मैं हूं आपके साथ ऋतु। आज बात करेंगे तमाम उन वॉर फ्रंट्स को लेकर, आपके सामने बड़े सवाल भी रखेंगे। पहला सवाल लेकिन ये कि क्या दुनिया एक नए टकराव की दहलीज पर खड़ी है? क्या शुरू हो चुका है युद्ध 2.0 का खेल? अमेरिका का बड़ा ऐलान, अमेरिकी सेना लॉक्ड एंड लोडेड है, यानी कि सेना पूरी तरह तैयार, हर मोर्चे पर चौकन्नी। सवाल ये कि क्या सिर्फ दबाव की रणनीति है या होने वाला है कोई बड़ा हमला? मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है। जंग के बीच भले ही लेबनान और इजराइल के बीच सीजफायर हो गया है, लेकिन क्या लेबनान से पीछे हटेगा इजराइल या सीजफायर के नाम पर चल रही है कोई नई सियासी चाल? उधर साउथ चाइना की भी बात करेंगे। साउथ चाइना सी में चीन का पहरा बढ़ गया है। दुनिया के सबसे बड़े व्यापारिक रास्ते पर बढ़ता ड्रैगन अपना दबदबा बना रखा है, और क्या ये आने वाले ग्लोबल संघर्ष का नया मोर्चा खोलेगा? अमेरिका, इजराइल, चीन और ईरान, चार ताकतें, एक मंच और बढ़ता टकराव। तो क्या दुनिया फिर से बट रही है? और क्या युद्ध 2.0 सिर्फ एक शब्द महज अब पीछे है, बल्कि आने वाली बड़ी हकीकत है? फिलहाल इस खास शो में आज हम बात करेंगे तमाम उन मोर्चों को लेकर, लेकिन सबसे पहले वो टॉप स्टोरीज आपके सामने रख देते हैं सिलसिलेवार तरीके से, जिसमें आज हम आपको जानकारियां देंगे। पहली स्टोरी नंबर 1 आपको दिखाते हैं किस तरीके से युद्ध 2.0 का जो जाल है वो बिछता हुआ नजर आ रहा है। कहा जा रहा है कि एक दफा फिर से प्री लोडेड तरीके से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका इसे और ज्यादा कहा जाए तो पेट्रोल डाल सकते हैं। तस्वीर इसमें बिगड़ने वाली है, बदलने वाली है। स्टोरी नंबर 2 की बात करते हैं आप यहाँ पर। देखिए, स्टोरी नंबर 2 में दिखाएंगे कि कैसे अमेरिका लॉक्ड एंड लोडेड अंदाज में अब आगे बढ़ रही है। और यहाँ पर सीधे तौर पर आपको बता दे, जो इस वक्त तस्वीर नजर आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि कोशिश यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ये कर रहे हैं, दुनिया को दिखाइए जो दिखाना है, लेकिन अंदर खाने तैयारियों को दुरुस्त कर रहे हैं। पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर सेनाओं को रखा गया है, और यही वजह है जिसमें हम कह रहे हैं कि लॉक्ड एंड लोडेड मोड में इस वक्त अमेरिका है। अब चलिए जल्दी से बात करते हैं स्टोरी नंबर 3 की। स्टोरी नंबर 3 में आज हम आपको दिखाने वाले हैं लेबनान छोड़ेगा इजराइल। ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है क्योंकि इजराइल मानने के लिए तैयार नहीं है, लेबनान पर डील करने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या समझौता होने वाला है लेबनान और साथी इजराइल के बीच? कोई समझौता क्या यहीं से सुलझने का रास्ता निकलने वाला है, या जो शांति को लेकर एक पैगाम रखा गया उसका रास्ता बनेगा, या ये भीषण होता हुआ दिखाई देगा? क्या तस्वीर रहने वाली है, इसको लेकर एक अपडेट आपको देंगे। बात करते हैं स्टोरी नंबर 4 की और आखिरी स्टोरी, जिसमें आज हम बात करने वाले समंदर पर चीन का पहरा। चीन जो है, अगर कहा जाए इस वक्त साउथ चाइना सी में जिस तरीके की तस्वीर, जिस तरीके की हलचल इस वक्त हो रही है, उसमें ड्रैगन की चाल अब कैसे सामने आई है? ड्रैगन अब कौन सी नए मूव के साथ, कौन सी नई चाल के साथ आगे बढ़ रहा है? अब चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं और 4 बड़ी खबरें आपके सामने रखते हैं। ये सबसे बड़ी ब्रेकिंग्स आपके सामने इस वक्त। पहली बड़ी खबर, ट्रंप की ईरान को नई धमकी सामने आई है। डील नहीं तो फिर से युद्ध होगा, क्लियर कट, और समझौता नहीं तो गंभीर परिणाम भी भुगतने होंगे। परमाणु हथियार बनाने की अनुमति नहीं है, ये पहली सबसे बड़ी खबर इस वक्त। और दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ का इस बीच बयान सामने आना, जिसमें उन्होंने कहा है कि लॉक्ड एंड लोडेड अंदाज में अमेरिका इस वक्त है। अमेरिका पूरी तरीके तैयार है और बंदूक में गोली भरी हुई है। सिर्फ एक ट्रिगर पर कहा जाए हाथ हटाया है, ट्रिगर से हाथ पीछे नहीं हटाया है। अब आप समझिए, ट्रिगर पर उंगली अभी भी है, किसी भी वक्त उसे दबाया जा सकता है, और ये अगर होगा तो विध्वंस आगे किस तरीके से बढ़ेगा। पीट हेग्सेथ का यह बयान कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे भी डिकोड करेंगे। तीसरी बड़ी खबर, ईरान को लेकर ट्रंप के नए दावे सामने आए। ईरान परमाणु हथियार नहीं रखने पर राजी हो गया। अब यहां पर लगातार डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमने झुका दिया है, ईरान को घुटनों पर ला दिया है, लेकिन क्या यह सच्चाई है? हकीकत ग्राउंड पर क्या नजर आ रहा है? ईरान यूरेनियम सौंपने को तैयार है, यह पक्ष डोनाल्ड ट्रंप का है। तेहरान ने किसी भी समझौते से इनकार कर दिया है। तेहरान कह रहा है कि ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ है, ऐसी कोई डील, ऐसी कोई पैक्ट साइन नहीं हुआ है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये क्यों कह रहे हैं कि यहां पर तेहरान से बातचीत हो गई, समझौते के लिए तैयार है?
और चौथी बड़ी खबर ये कि लेबनान और इजराइल के बीच सीज फायर के बाद जश्न का माहौल देखने को मिलेगा और लेबनान में जश्न होता हुआ दिखाई दिया। बेरूत में आतिशबाजी और हवाई फायरिंग हुई। ऐतिहासिक समझौता करने का मौका है, नेतन्याहू का ये कॉल है। अब एक एक कर इन तमाम खबरों पर भी आपको अपडेट देंगे। 4 बड़ी खबरें इस वक्त। सबसे पहले आपको एक बड़ी खबर दे देते हैं। नेटो पर फिर से डोनाल्ड ट्रंप बोले हैं। नेटो को लेकर एक दफा फिर से वो बोलते हुए नजर आए और सीधे तौर पर यहां बड़ा आरोप लगाया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक दफा फिर से नेटो पर बिफरे हैं डोनाल्ड ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप का यह पक्ष है कि नेटो पर खरबों डॉलर खर्च किए गए, लेकिन नेटो किसी काम नहीं आया। पहले ही कागजी शेयर बता दिया था और अब नेटो पर फिर से बिलबिलाए हुए डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान सामने आया। नेटो को अंजाम इसका भुगतना होगा, इसका रेपरकशंस सीधे तौर पर नेटो के देशों को भी झेलना होगा। अब आने वाले समय में क्या नेटो से बाहर भी निकल सकता है अमेरिका, यह भी बड़ा सवाल उठ रहा है और नेटो ने कोई साथ नहीं दिया और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका अलग थलग पड़ते हुए नजर आए। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको दिखा दे, यहाँ पर एक सबसे बड़ी जानकारी। सीज फायर से पहले इजराइल की बमबारी आप देखिए। एक तरफ तो बात हो रही है शांति को लेकर, एक तरफ तो बात हो रही है वार्ता को लेकर, मसले को सुलझाने को लेकर, लेकिन दक्षिणी लेबनान के तायर में बमबारी हुई है। बमबारी के बाद मलबे में तब्दील इमारतें दिखाई दी हैं और ये बताने के लिए और दिखाने के लिए काफी है कि वन एंड पर बातचीत, दूसरे एंड पर लगातार हमले, यानी कि एयर स्ट्राइक में कई इमारतें जो है वो तबाह हुई है। ये 2 बड़ी खबरें, 2 बड़ी तस्वीर आपके सामने रख रही हूं। सबसे पहले आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप जो नेटो पर एक दफा फिर से बिफरे हैं। दूसरी तरफ आप देखिए, एक तरफ सीज फायर को लेकर बातचीत और दूसरी तरफ लगातार बमबारी का सिलसिला। ये दिखाता है कि दोनों ही स्टैंड इस वक्त जो नेतन्याहू के लेबनान के नजर आ रहे हैं वो अलग थलग हो चुके हैं। इस वक्त बेंजामिन नेतन्याहू एक तरफ कह रहे हैं कि सीज फायर हो जाए, मसले को सॉल्व कर ले। लेबनान में जो वहां पर जो संगठन है जो लगातार फिलिस्तीन को लेकर के तस्वीर रख रहे हैं, उन्हें रोक दिया जाए। सीज फायर से पहले इजराइल की बमबारी इस बीच दिखाती है कि प्रेशर टैक्टिक्स है। दूसरी तरफ आप देखिए खरबों डॉलर नेटो पर खर्च किए गए, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं आया। नतीजा ये कि जब जरूरत पड़ी, मौका था नेटो को अपनी वफादारी प्रूव करने का, उस दौरान नेटो देशों ने अमेरिका का साथ नहीं दिया, अकेले छोड़ दिया डोनाल्ड ट्रंप को। और इसी से बिलबिलाए हुए, गुस्साए, आक्रोश से भरे हुए डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हुए नजर आए कि वेट एंड वॉच, ये आपके लिए डिफिकल्ट होने वाला है और आपके लिए इसका रेपरकशंस बहुत डिफिकल्ट होगा। और नेटो के देशों को सीधे तौर पर यहाँ कहा जाए 2 टूक अंदाज में क्लियर मैसेज देते हुए नजर आए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को नई चेतावनी दी है कि अगर परमाणु या अन्य मुद्दों पर नई डील नहीं होती है तो फिर से लड़ाई शुरू हो सकती है और गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने ईरान पर लगे हुए प्रतिबंधों का हवाला देते हुए कहा कि अमेरिका सैन्य रूप से जीत चुका है, लेकिन समझौता न होने पर संघर्ष जारी रहने की भी संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज है। अब चलिए डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। ईरान की चेतावनी, ईरान को किस तरीके से चेताया है डोनाल्ड ट्रंप ने और इसको लेकर क्या कुछ डिटेल सामने आ रही है। ईरान को चेताया है ट्रंप ने, कहा है कि अगर कोई समझौता नहीं होता है तो फिर लड़ाई जो है और ज्यादा भीषण होती हुई नजर आएगी, सीधे तौर पर कह दिया है। दबाव को लेकर अब देखिए तस्वीर कैसी बनती है। सैन्य और आर्थिक दबाव देखिए किस तरीके से यहाँ पर बनाया जा रहा है। ये अगर कहा जाए इकोनॉमिक तौर पर, मिलिट्री तौर पर, दोनों ही एस्पेक्ट्स में अगर आप कंपेयर करेंगे, अमेरिकी सैन्य और आर्थिक दबाव के कारण ही ईरान बातचीत के लिए तैयार हो गया है, घुटनों पर आ गया है। अब डोनाल्ड ट्रंप का ये स्टांस परमाणु हथियारों पर क्या है, रोक को लेकर जरा समझिए। ट्रंप ने साफ कहा है कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी कीमत पर न्यूक्लियर प्रोग्राम्स डेवलप ईरान नहीं कर पाएगा और यूरेनियम एनरिचमेंट का रास्ता भी यहां से बंद होता हुआ नजर आएगा। लेकिन साफ तौर पर इस अनुमति को नकारते हुए तेहरान ने यहां पर किस तरीके से पक्ष रखा है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले आपको सुनना जरूरी है। क्या कुछ ट्रंप ने इस दौरान कहा है, किस तरीके से उन्होंने अमेरिका की जीत के बड़े दावे किए, सुनिए। Would you be willing to extend the ceasefire, or will the fighting resume, Mr. President? I would say the fighting. If there's no deal, fighting resume. Okay. And then would you be willing to extend the ceasefire, or will the fighting resume, Mr. President? I would say the fighting. If there's no deal, fighting resume. Okay. And then
Would you be willing to extend the ceasefire, or will the fighting resume, Mr. President? I would say the fighting, if there's no deal, fighting resume. Okay. And then on Would you be willing to extend the ceasefire, or will the fighting resume, Mr. President? I would say the fighting, if there's no deal, fighting resume. Okay. And then on तो सुना आपने, डोनाल्ड ट्रंप पहले से ही सपनों की दुनिया में, वो कह रहे हैं कि हम लोग जीत चुके हैं, ईरान पहले ही हार मान चुका है। अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने पेंटागन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस ब्रीफिंग की और इस दौरान कहा कि अमेरिकी सेना लॉक्ड एंड लोडेड है, यानी कि पूरी तरीके से तैयार और बंदूक में गोली भरी हुई है, बस इंतजार किया जा रहा है। वार्ता अगर असफल रही तो ये बम वर्षा होने वाली है। अमेरिकी सेना लॉक्ड एंड लोडेड अंदाज में, चलिए डिटेल्स आपके सामने रखते हैं, पूरी तरीके से तैयार और बंदूक गोली में भरी हुई है, ये बयान जो पीट हेग्सेथ का सामने आया। पहले आप सुन लीजिए, उसके बाद डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। To be an American warrior. You are making this building and the American people proud. We pray for you every day and we have your back in every way. And to Iran, choose wisely. I pray you choose a deal which is within your grasp for the betterment of your people and for the betterment of the world. In the meantime, the War Department is locked and loaded. Mr. Chairman, over to you. तो पीट हेग्सेथ को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि यू चूज वाइजली, ईरान चूजेस वाइजली, अगर नहीं तो ये बहुत ज्यादा विध्वंसक हो जाएगा, बिकॉज वी आर लॉक्ड एंड लोडेड। मिडिल ईस्ट में क्या कोई बड़ा खेल शुरू हो चुका है? क्या बातचीत के नाम पर जंग की नई पटकथा लिखी जा रही है? तेहरान से आई नरमी की आवाज, वॉशिंगटन की बदली हुई भाषा, बदले हुए सुर, लेकिन क्या यह शांति का संकेत है या बड़े तूफान से पहले की खामोशी, या फिर ये सब एक सोची समझी चाल है ईरान को जाल में फंसाने की, ट्रैप में फंसाने की? क्या ये प्लानिंग की जा रही है डोनाल्ड ट्रंप द्वारा? ट्रंप की तैयारी क्या है? बातचीत या बमबारी को लेकर जो रास्ता बन रहा है, इसको लेकर क्या डिटेल्स है आपके सामने, जल्दी से रख देते हैं। आप सीज फायर का खेल या तबाही का ट्रेलर डोनाल्ड ट्रंप दिखा रहे हैं? डील की डोर या ये वॉर पर जोर देते हुए दिखाई दे रहे हैं? ये बड़ा प्रश्न खड़ा हो रहा है, क्योंकि तबाही का ट्रेलर इसे इसलिए माना जा रहा है क्योंकि पीट हेग्सेथ कह रहे हैं कि लॉक्ड एंड लोडेड अंदाज में अमेरिका वेट कर रहा है। यू चूज वाइजली और इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। डिप्लोमेसी के पीछे मिलिट्री पॉलिसी है, टेबल पर बातचीत, समंदर में नाकेबंदी, यूरेनियम सौंपेगा ईरान या सिर्फ हवाई दावा है? ट्रंप का डील एंड डोमिनेट प्लान क्या कहता है? डिप्लोमेसी अगर नहीं होती है तो डोमिनेशन पॉलिसी कैसे काम करेगी, यानी दबदबा कायम कैसे किया जाएगा? शांति की पहल या युद्ध की फाइनल फेज के तौर पर इसे लिया जाए? हथियारों का दबाव भी और रणनीति भी। अब ट्रंप की तैयारी तो आपने देख ली, लेकिन इसको लेकर ईरान कैसे इस तस्वीर को देख रहा है? और ट्रंप ने जब ये तैयारी की है तो क्या कुछ इस वक्त तस्वीर अमेरिका की तरफ से, अमेरिका के पाले में बनती हुई नजर आ रही है? देखिए जरा। ट्रंप की नई चाल, बातचीत या जाल? युद्ध विराम या वॉर प्लान? तेहरान में बातचीत के संकेत मिलते ही पूरी दुनिया की नजरें इस नए घटनाक्रम पर टिक गई हैं, क्योंकि सिर्फ बातचीत नहीं बल्कि भू राजनीति का हाई वोल्टेज गेम है। रिपोर्ट्स लगातार इशारा कर रही हैं कि यूक्रेन और इजराइल जैसे मोर्चों पर भारी सप्लाई के चलते अमेरिका के हथियार भंडार पर दबाव बढ़ा है। मिसाइल सिस्टम की खपत तेज, गोला बारूद की भारी कमी, रक्षा उत्पादन की रफ्तार अपेक्षा से धीमी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वॉशिंगटन टेम्परेरी पीस की तलाश में है या फिर ये सिर्फ री-आर्मिंग का टाइम खरीदने की चाल है? ट्रंप के हालिया बयानों ने समीकरण बदल दिए हैं। ट्रंप का ट्रैक रिकॉर्ड साफ कहता है, पहली बातचीत, फिर दबाव और अंत में निर्णायक एक्शन। यानी ये नरमी सिर्फ एक रणनीतिक ब्रेक हो सकता है
न कि स्थायी शांति का रास्ता। ईरान भी कम खिलाड़ी नहीं है। परमाणु कार्यक्रम लगातार आगे बढ़ रहा है। क्षेत्रीय प्रभाव में विस्तार और प्रॉक्सी वॉर का नेटवर्क मजबूत हो रहा है। ऐसे में तेहरान की बातचीत की पहल क्या वाकई शांति की कोशिश है या फिर समय लेकर अपनी सैन्य ताकत को और मजबूत करने की रणनीति? यानी ये सिर्फ अमेरिका ईरान की बातचीत नहीं, ये ग्लोबल पावर बैलेंस का नया ड्राफ्ट है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये युद्ध विराम है या वॉर प्लान? अब असली सवाल यही है, क्या ये बातचीत स्थायी युद्ध विराम की नींव है या फिर ईरान पर बड़े हमले की तैयारी का डिप्लोमेटिक कवर? इतिहास गवाह है, जब बड़े युद्ध हुए उनसे पहले बातचीत की मेज जरूर सजी। तेहरान से उठती बातचीत की आवाजें, वॉशिंगटन की बदली हुई टोन और दुनिया की बढ़ती बेचैनी, ये सब मिलकर एक ही संकेत दे रहे हैं, या तो एक बड़ा समझौता होने वाला है या फिर एक और बड़ा युद्ध। क्योंकि महाशक्तियां जब शांति की बात करती हैं तो अक्सर उसके पीछे छिपी होती है रणनीति, शक्ति और वर्चस्व की सबसे खतरनाक कहानी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो देखा आपने किस तरीके से ट्रैक रिकॉर्ड डोनाल्ड ट्रंप का रहा है। डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से अलग अलग युद्धों में अपना रुख रखते हैं। एक बड़ी खबर इस बीच दर्शकों सामने आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा सामने आया। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दे। यहाँ डोनाल्ड ट्रंप ने जो दावा किया है, जिसमें स्पष्ट रूप में आगे ईरान युद्ध जल्द खत्म होगा, ये पक्ष डोनाल्ड ट्रंप ने रखा है। और ये डे 1 से हो रहा है। डे 1 से डोनाल्ड ट्रंप इसी पक्ष में है कि ईरान हार रहा है, सब परफेक्ट चल रहा है। ये कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने, एवरीथिंग इज परफेक्ट। और अभी डोनाल्ड ट्रंप का ये सबसे बड़ा दावा इस जंग के मुहाने पर सामने आता है, जिसमें कहा जा रहा है कि नेटो साथ नहीं दे रहा, अरबों खरबों पैसे लगाए, अरबों खरबों डॉलर लगाए, लेकिन इसके बावजूद भी साथ नहीं दिया। लेकिन इसके साथ ही ये दावा कर देना कि अभी भी एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज परफेक्ट और डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका इसमें जीत रहे हैं, ईरान हार रहा है, इसके पक्ष में डोनाल्ड ट्रंप का यह दावा कितना ज्यादा मजबूत हो जाता है? क्या ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर को आगे बढ़ाने ले जाने जैसा है या असली हकीकत में इसको लेकर तस्वीर कुछ बनती हुई नजर आ रही है? और हकीकत क्या उन दावों से परे है, इसको लेकर के लगातार डिकोड किया जा रहा है। एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि इसे साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के नजरिए से ही देखा जाना चाहिए, क्योंकि जंग के इस मुहाने पर डोनाल्ड ट्रंप अगर इस तरीके का बयान रखते हैं कि सब परफेक्ट है और जंग में जीत आगे हो रही है अमेरिका की। अब एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी आपको दिखा देते हैं। बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां ईरान का पलटवार सामने आया है। अब आप देखिए, ईरान भी कहीं से पीछे नहीं है। ईरान बैक टू बैक हर हमले का जवाब दे रहा है। तेहरान ने किसी भी समझौते से इनकार कर दिया। कहा जा रहा है कि तेहरान द्वारा कोई समझौता नहीं हुआ है। तेहरान ने कहा है कि अमेरिका गीदड़ बकरियां दे रहा है और अमेरिका के साथ शर्तों पर कोई बात नहीं हुई है। कोई शर्तें जिन पर कॉम्प्रोमाइज ईरान ने किया हो, ऐसा इस वक्त कुछ समझ नहीं आता है और तेहरान इनकार कर रहा है। पहली तस्वीर आप देखेंगे, ये दो बड़ी तस्वीरों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो पहली तस्वीर और दूसरी तस्वीर में आप दोनों ही अलहदा अंदाज नजर आएगा। पहले अंदाज में आप डोनाल्ड ट्रंप के दावे को देखिए, जहां डोनाल्ड ट्रंप पहले से ही हवाई जीत को लेकर बड़े दावे कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरान का पक्ष यह है, तेहरान से आवाज उठती है कि वहां पर किसी भी प्रकार का समझौता नहीं हुआ है, अमेरिका के साथ शर्तों पर कोई बात नहीं हुई है, ना आगे होगी। अभी तक तो फिलहाल स्थिति यही है कि वहां पर कोई बातचीत नहीं चल रही है। तो ये जो दावा डोनाल्ड ट्रंप जीत का कर रहे हैं, ये दावे की हकीकत क्या ये दावे खोखले हैं और सिर्फ जंग के मुहाने पर एक तरह का कॉन्फिडेंट एस्पेक्ट रखने की कोशिश है, एक तरीके का एक स्ट्राइक जो साइकोलॉजिकल तौर पर बनाई जाए, जिससे दुश्मन देश को घुटनों पर लाने के लिए मजबूर किया जाए, दुनिया को दिखाया जाए सुपर पावर का दमखम। इस अंदाज में आगे काम किया जा रहा है। इस पर आपको जानकारियां देंगे, लेकिन इस बीच आपको सीधे लिए चलते हैं और अब बात करते हैं उस तस्वीर को लेकर के जिसको लेकर हलचल इस वक्त दुनिया में है। क्या ईरान पर ट्रंप की नई चाल शुरू हो चुकी है? क्या ये दबाव में लिया गया फैसला है या फिर एक सोची समझी रणनीति है? एक तरफ युद्ध विराम की बात, दूसरी तरफ हथियारों की कमी से जूझता अमेरिका। दुनिया को हथियार बेचने वाला सुपर पावर आज खुद अपने वॉर स्टॉक को लेकर परेशान है।
यूक्रेन से लेकर मिडिल ईस्ट तक लगातार सप्लाई ने अमेरिका के सैन्य भंडार पर दबाव बढ़ा दिया है। कैसा दबाव और डबल गेम क्या है, समझिए। जल्दी से आपके सामने डिटेल्स रखते हैं कि ट्रंप का डबल गेम किस तरीके से है। ईरान पर बड़ा खेल करने की, हथियार खत्म और अब रणनीतियां शुरू। पहले सीज फायर, फिर अटैक, फिर सीज फायर, फिर अटैक। ट्रंप की रणनीति या मजबूरी है कि टाइम बाय करिए, वक्त लीजिए और हथियारों को वापस से पिक्चर में लाइए। टाइम खरीदने की चाल दुश्मन को भ्रमित करना, फिर फुल पावर अटैक करना, यानी कि समय लेकर के अपने हथियारों की संख्या को, उस जंगी बेड़े को दुरुस्त करना, उसके बाद फिर से डबल एक्शन के साथ अटैक करना। आखिर ये डबल गेम डोनाल्ड ट्रंप की क्या इस वक्त दुनिया समझ पा रही है, और खास तौर पर ईरान क्या इसे सिरे से लेने वाला है या इस चाल को समझ चुका है? दिखाते हैं आपको एक खास रिपोर्ट। ईरान पर ट्रंप की नई चाल, दबाव या रणनीति। पहले युद्ध विराम का दिखावा, फिर पूरी ताकत से वापसी। ईरान अमेरिका में वार्ता फिर से शुरू हो सकती है। ऐसे में ट्रंप के बदले रुख से सवाल उठ रहा है कि ट्रंप क्या सच में दबाव में है या ये सिर्फ एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। दुनिया का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर अमेरिका आज खुद हथियारों की कमी से जूझता दिख रहा है। डिफेंस कंपनियों को प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कहा गया है। तो क्या अभी का संकट टालने के लिए ट्रंप ने वार्ता का रास्ता चुना, या ये एक बड़ा खेल है? पहले स्थायी युद्ध विराम का दिखावा, फिर पूरी ताकत से वापसी। क्या ये ईरान पर ट्रंप की नई चाल है? दरअसल दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा सौदागर अमेरिका है, जो दुनिया के 99 देशों को हथियार सप्लाई करता है, जिसने यूक्रेन और ईरान युद्ध में काफी हथियार सप्लाई किए हैं। सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक हथियार खरीदने वालों की लिस्ट में पहले नंबर पर सऊदी अरब है, जहां अमेरिका निर्यात में से 12% हथियार सऊदी अरब खरीदता है। इसमें सबसे ज्यादा डिमांड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और मिसाइल की है। दूसरे नंबर पर यूक्रेन है, जिसे कुल सप्लाई में से 9.4% हथियार अमेरिका ने बेचे हैं, जिसमें एयर डिफेंस और गाइडेड बम की बड़ी खेप है। इसके बाद जापान को भी अमेरिका कुल सप्लाई 8.9% हथियार बेचता है, जिसमें F-35 लाइटनिंग जेट और अब्राम्स टैंक शामिल है। इसके बाद कतर का नंबर आता है, जिसे अमेरिका ने 7.4% हथियार बेचे, जिसमें सबसे ज्यादा कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कतर ने खरीदे। 5वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, जिसने कुल निर्यात में से 5.6% खरीदे हैं, जिसमें F-35 जेट, सबमरीन्स, मिसाइल्स शामिल हैं। क्या वार्ता का रास्ता ढूंढकर युद्ध टालना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप? क्या ये डबल स्टांस है? हो सकता है वार्ता के लिए तैयार होने के पीछे हथियारों की कमी भी एक वजह हो, जबकि ईरान को चीन रूस से बैकडोर से हथियार मिल रहे हैं, क्योंकि अमेरिकी कंपनियों का हथियारों का प्रोडक्शन घट चुका है, जिससे अमेरिका पर दबाव बढ़ रहा है कि वो लंबी जंग से कैसे लड़ेगा। और इसी वजह से जनवरी 2026 में राष्ट्रपति ट्रंप ने एक आदेश जारी किया था, जिसमें डिफेंस कंपनियों को फटकार लगाई गई थी। वो उत्पादन क्षमता बढ़ाने की बजाय स्टॉक बायबैक की और साथ ही साथ डिविडेंड पर पैसा खर्च कर रही है। अब उन्हें हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कहा गया है। इनमें जिन कंपनियों के नाम शामिल है वो 4 बड़ी कंपनियां हैं। हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ा रही है ये 4 कंपनियां। आप चलिए डिटेल्स इन कंपनियों को लेकर आपके सामने रख देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लॉकहीड मार्टिन की। F-35 विमान और मिसाइल सिस्टम बनाती है। बात बोइंग की करते हैं। F-15 विमान, अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर बनाती है। तीसरी रेथियन, जो कि RTX भी कही जाती है, जो पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम और रेडार सिस्टम डेवलप करती है। और चौथा जनरल डायनामिक्स, जो कि अब्रास टैंक्स और नौसैनिक जहाज बनाती है। अब देखिए, ये पूरी तरीके से ये 4
जो तस्वीर दिखाई गई 4 कंपनियों को लेकर बताया गया कहां से किसका कितना प्रोडक्शन होता है और ये प्रोडक्शन इस वक्त क्योंकि घट रहा है। जंगी बेड़े में तस्वीर थोड़ी सी नर्म पड़ती हुई नजर आ रही है। इन सभी के अलावा पेंटागन ने अमेरिका की फोर्ड मोटर कंपनी और जीएम डिफेंस कंपनियों को बुलाकर कहा है वो इसी तरह हथियार बनाए जैसे कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बनाए गए थे। तो क्या अमेरिका कुछ बड़ा प्लान कर रहा है? क्या वो ईरान को युद्ध विराम के जाल में उलझाकर हथियारों का प्रोडक्शन करेगा, बड़ा जखीरा तैयार करेगा जिससे लंबा युद्ध लड़ सके? इसके लिए कुछ वक्त तक अपने सबसे महंगे और हाईटेक हथियारों की बिक्री भी रोक सकता है। तो क्या यही वजह है कि ट्रंप अब बातचीत की टेबल पर लौटते दिख रहे हैं या फिर ये सिर्फ और सिर्फ एक गेम प्लान का हिस्सा है? पहले शांति का संदेश दीजिए, मैसेज दीजिए दुनिया को और दुश्मन देश को भी कि साथ आइए, बातचीत करिए, मसला सॉल्व करिए और फिर पूरी ताकत के साथ एक साथ वापसी करिए। सवाल बड़ा है कि क्या यह कूटनीति है या डिले टैक्टिक्स? आइए समझते हैं इस पूरी रणनीति को। इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ये डिटेक्टिव टैक्टिक्स के तहत डोनाल्ड ट्रंप आगे बढ़ रहे हैं। अमेरिकी हथियारों के सबसे बड़े खरीदार कौन है, जिसमें यूरोपीय देश पहले नंबर पर आते हैं। पहले पूरे यूरोप में अमेरिका अपने प्रोडक्शन का 38% हथियार बेचता है। दूसरे नंबर पर मिडिल ईस्ट के देश जो 33% हथियार अमेरिका से खरीदते हैं। इसके बाद एशिया ओशनिया के देश है जहां कुल सप्लाई का 26% हथियार अमेरिका बेचता रहा है। इसी तरह लैटिन अमेरिकी देशों को 2% और अफ्रीका में 1% हथियार अमेरिका बेचता है। दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार बेचने वाला अमेरिका खुद हथियारों की कमी से जूझ रहा है। पेट्रियट सहित बाकी डिफेंस सिस्टम की मिसाइलों का जखीरा खत्म होने के कगार पर है। इजराइल अरब देशों ने अपनी 75% से ज्यादा इंटरसेप्टर मिसाइलों को इस्तेमाल कर लिया है। अमेरिका पर अपने सैन्य ठिकानों की सुरक्षा का दबाव भी है। ऐसे में मिडिल ईस्ट में हथियारों की कमी हो रही है। यूक्रेन और मिडिल ईस्ट में लगातार हथियार सप्लाई से अमेरिका के वॉर रिजर्व में गिरावट आई। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। दुनिया को कई देशों को बेचने वाले हथियारों में अमेरिका के सबसे महंगे हथियार कौन से? चलिए जान लेते हैं, डिटेल आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले बताते हैं आपको कि इस वक्त जो तस्वीर सामने आ रही जंगी बेड़ा जो बेचा जाता है डोनाल्ड ट्रंप द्वारा वो क्या है। बात करते हैं पहले नंबर पर थार्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम और इसी के साथ यूनिट की कीमत, एक यूनिट की कीमत जो होती है वो 16,000 करोड़ रुपए। खरीदार कौन है? सऊदी अरब और यूएई। यानी कि इसको लेकर के जो तस्वीर बनती है पहले नंबर पर ये सबसे ज्यादा बिकने वाला। दूसरे नंबर पर पेट्रियट मिसाइल सिस्टम, एक यूनिट की कीमत तकरीबन 8,000 करोड़ रुपए है। और खरीदार कौन है? यूक्रेन जो कि रूस के साथ जंग में फंसा हुआ है, जर्मनी, जापान। खरीदार और कौन है? सऊदी अरब जो अभी मिडिल ईस्ट में संग्राम है वो भी खरीदता है, पोलैंड भी खरीदता है। और ये दिखाता है कि इतनी बड़ी खेप दुनिया भर में बांटी जाती है। तीसरे नंबर पर आती है F-15 ईगल जेट और इसको लेकर जानकारी आपके सामने रख देते हैं। कीमत है 750 करोड़ प्रति यूनिट। और इसी के साथ कहा जाए अगर खरीदार की बात की जाए, खरीदार कौन है इसके? सऊदी अरब, कतर और इंडोनेशिया। अब बात करते हैं F-35 लाइटनिंग जेट की। इसमें कीमत जो है 650 करोड़ रुपए। खरीदार कौन कौन है? इस कीमत पर कौन कौन खरीदता है? जापान, यूके, ऑस्ट्रेलिया और इजराइल। अब बात करते हैं यहां पर सीधे तौर पर AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर की। कीमत है 250 करोड़ रुपए। खरीदार कौन है? सऊदी अरब, यूएई। खरीदार और कौन है? मिस्र, इजराइल। इजराइल भी इस सिस्टम को लेता है अमेरिका से। दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत अमेरिका क्या अब हथियारों की कमी से जूझ रही है? रिपोर्ट्स बता रही हैं कि वैश्विक हथियार बाजार पर तकरीबन 42% पकड़ रखने वाला अमेरिका अब खुद कई मोर्चों पर दबाव में है। एक तरफ यूक्रेन को लगातार सैन्य मदद,
दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में ईरान से सीधा टकराव और साथ ही इजराइल और अरब सहयोगियों की सुरक्षा पर जिम्मेदारी। सवाल यह है कि क्या सुपर पावर अब ओवरस्ट्रेच हो चुका है, फंस चुका है इन जंगी तस्वीर में। दिखाते हैं यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका दुनिया के करीब 42% हथियार बाजार पर नियंत्रण रखता है, जिसमें यूरोप और मिडिल ईस्ट में उसके हथियारों की सबसे ज्यादा खपत होती है। लेकिन अभी अमेरिका 2 युद्ध में उलझा है। यूक्रेन को बैकडोर से सैन्य मदद भेजता रहा है, जबकि अरब में ईरान से सीधे युद्ध लड़ रहा है और अरब देशों के साथ इजराइल को भी सुरक्षा दे रहा है, जबकि वेनेजुएला जैसे ऑपरेशन भी करता रहता है। ऐसे में अमेरिका के पास हथियारों की कमी हो रही है। दुनिया भर के अमेरिकी सहयोगी अब प्लान बी पर काम कर रहे हैं। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति और सहयोगियों से सुरक्षा के बदले पैसे की मांग ने पोलैंड और फिलीपींस जैसे देशों को डरा दिया है। उन्हें डर है कि अगर अमेरिका ने हाथ पीछे खींच लिए तो कौन हथियार देगा। ऐसे में इस खाली जगह को जापान भरने की फिराक में है। सनाए ताइकेची नियमों में ढील देकर डिफेंस प्रोडक्शन बढ़ाने वाली है और अमेरिका के सहयोगी जापान की ओर शिफ्ट कर सकते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये सबसे बड़ा परिवर्तन है जो अमेरिका के लिए नया संकट हो सकता है। इस बीच चीन ने अमेरिका को ऐसे रेयर अर्थ की सप्लाई घटा दी है जो हथियार उत्पादन के लिए जरूरी है। एक तरीके से अमेरिका के हथियार प्रोडक्शन पर चीन ने किल स्विच लगा दिया है, जबकि ईरान न सिर्फ हथियार बना रहा है बल्कि उसे चीन रूस से भी मदद मिल रही है। ऐसे में अमेरिका के सामने लंबे वक्त तक युद्ध के लिए ज्यादा हथियार चाहिए। ट्रंप समझ चुके हैं कि अभी हथियारों की कमी है। ऐसे में साख बचाने का सबसे सही रास्ता वार्ता के जरिए स्थायी युद्ध विराम ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अब सबसे बड़े सप्लायर से स्ट्रगलर की भूमिका में अमेरिका आ चुका है। दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री सियासत अब खतरनाक मोड़ पर पहुंचती दिख रही है। जहां एक तरफ मिडिल ईस्ट में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर तनाव रहता है, वहीं अब उससे भी बड़े ट्रेड रूट पर चीन ने चाल चल दी है। जी हां, ड्रैगन अब सीधे दुनिया की सप्लाई लाइन को कंट्रोल करने की तैयारी में है। कैसे, बताते हैं आपको। हॉर्मुज से भी बड़ा खतरा इस वक्त कैसे मंडराता हुआ नजर आ रहा है। समंदर पर चीन का पहरा जो है वो क्यों हम कह रहे हैं, जानिए जरा। हॉर्मुज से भी बड़ा खतरा, क्योंकि दुनिया को इस वक्त इस बड़े खतरे से दो चार होना पड़ सकता है। साउथ चाइना सी पर ड्रैगन की नाकेबंदी, दुनिया के 33% व्यापार पर चीन की नजर अभी बनी हुई है। एंट्री गेट पर बैरिकेड लगाना बंद होगा, इससे ग्लोबल रूट और फिलीपींस बनाम चीन समंदर में ये टकराव का रास्ता खोलेगी। आपको बता दें, स्कारबोरो शोल बना नया जंग का मैदान। साथ ही चीन का सी कंट्रोल मिशन यहीं से एक्टिवेट होता है। दुनिया इसीलिए अलर्ट हो चुकी है क्योंकि ये हॉर्मुज से भी बड़ा खतरा है। 352 मीटर लंबा अवरोधक लगाने का दावा किया जा रहा है। 4 फिशिंग बोट और जहाज से इलाके को सील कर दिया गया है। पानी के अंदर पनडुब्बियों की तैनाती। फिलीपींस में यहां पर कड़ा विरोध भी जताया है। ये स्पष्ट रूप में सामने आ रहा है और इसी वजह से हम कह रहे हैं कि ये खतरा जो है हॉर्मुज से दोगुनी तिगुनी संख्या में होगा, क्योंकि यहां पर जो व्यापार सिर्फ और सिर्फ तेल का नहीं होता, पूरी दुनिया की कनेक्ट को लेकर यहां बड़ी चिंता होगी। कैसी तस्वीर बनेगी, दिखाते हैं। हॉर्मुज से भी बड़ा समुद्री खेल। एंट्री गेट पर चीन का पहरा। दुनिया की सांसें थामने चला चीन।
एशिया के समुद्र में सुलगती साजिश अब खुलकर सामने आ गई है। जहां कभी सिर्फ व्यापार चलता था, अब वहां ताकत की तैनाती हो रही है और इस बार दांव इतना बड़ा है कि इसका असर सिर्फ एशिया नहीं पूरी दुनिया पर पड़ेगा। चीन ने अब उस समुद्री रास्ते पर नजरबंदी शुरू कर दी है जिससे दुनिया का करीब 33% व्यापार गुजरता है। ये कोई आम रास्ता नहीं, ये है दक्षिण चीन सागर और अब ये इलाका बनता जा रहा है वैश्विक टकराव का सबसे खतरनाक मैदान। ये खुलासा हुआ है सैटेलाइट तस्वीरों से, जहां चीन ने पहली बार इस समुद्र के एंट्री पॉइंट पर बैरिकेडिंग शुरू कर दी है। ये कार्रवाई हो रही है स्कारबोरो शोल के पास। चीन ने यहाँ 332 मीटर लंबा फ्लोटिंग बैरियर लगाया है। साथ ही एक जहाज, 4 फिशिंग बोट्स की तैनाती की गई है। पानी के नीचे पनडुब्बियों की मौजूदगी, ऊपर से घेराबंदी, नीचे से निगरानी, यानी पूरा इलाका कंट्रोल जोन में बदलने की तैयारी है। ये कोई मामूली समुद्री रास्ता नहीं है, ये है ग्लोबल इकोनॉमी की लाइफलाइन। पूरी दुनिया के कुल व्यापार का 33% साउथ चाइना सी के जरिए होता है। अगर इसे ब्लॉक या कंट्रोल किया जाता है तो पूरी दुनिया में त्राहिमाम की स्थिति हो सकती है। सिंगापुर, फिलीपींस, जापान, चीन और ताइवान जैसे देश इसी रास्ते से अपना व्यापार करते हैं। इस द्वीप के अधिकांश हिस्सों में पहले से ही चीन का कब्जा है, लेकिन हाल के दिनों में कृत्रिम द्वीप बनाकर चीन इसे पूरी तरह कंट्रोल करना चाहता है। जानकारों का कहना है कि चीन के इस कदम से इस इलाके में तनाव पैदा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर फिलीपींस पहले से अपना दावा करता रहा है। हालांकि बैरिकेडिंग को लेकर चीन ने आधिकारिक तौर पर कोई टिप्पणी नहीं की। तो क्या साउथ चाइना सी अब नया समुद्री ठिकाना बनने वाला है, उस जंग का अखाड़ा बनने वाला है? दुनिया की सप्लाई लाइनों पर अब सिर्फ नजर नहीं, कब्जे की तैयारी हो रही है और इस बार चाल चली है ड्रैगन ने। समंदर में चीन का ब्लैक गेम जो अब नजर आ रहा है, अब खुलकर सामने आ गया है, जहां एंट्री गेट पर फ्लोटिंग बैरियर तैनात है ताकि हर आने जाने वाले जहाज पर कंट्रोल किया जा सके। सिर्फ यही नहीं, बड़े बड़े कमर्शियल और मिलिट्री जहाजों की रणनीतिक पोजीशनिंग के जरिए समुद्री रास्तों को ऐसा जाल बनाया जा रहा है जहां बिना इजाजत गुजरना लगभग नामुमकिन हो जाए। ऊपर से मासूम दिखने वाली फिशिंग बोट्स दरअसल एक फ्लोटिंग वॉल बनकर पूरे इलाके को घेर रही है, जिससे निगरानी और दबाव दोनों बनाए रखे जा सके। और समंदर की सतह के नीचे पनडुब्बियों का साइलेंट नेटवर्क जो हर मूवमेंट पर नजर रख रहा है, हर आवाज, हर हलचल सब रिकॉर्ड हो रहा है। अब डिटेल्स आपके सामने रखते हैं कि कैसे चीन ब्लॉक कर रहा है, इस बैरियर को बना रखा है। एंट्री गेट पर फ्लोटिंग बैरियर जो हमने बताया, फिशिंग बोट्स के जरिए इस बैरियर को बनाया गया है। जहाजों की रणनीतिक पोजीशनिंग, फिशिंग बोट से अंडर वाटर निगरानी, पनडुब्बियों के जरिए दुनिया की सबसे बड़ी सप्लाई लाइनों पर अब खुलकर पावर प्ले हो रहा है। ये पावर प्ले शुरू हो चुका है और इस बार चाल चली है ड्रैगन ने। कैसे कर रहा है चीन पूरा ब्लॉक, आपको दिखाते हैं और समझाते हैं दुनिया के लिए क्यों अहम है ये पूरा रास्ता, क्योंकि 33% वैश्विक व्यापार इसी रास्ते से होता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बात हो रही थी, जहां से 20% होता है सिर्फ तेल का व्यापार होता है, लेकिन यहां सिर्फ और सिर्फ तेल नहीं, ये पूरी दुनिया का एक तरह से वो कनेक्ट है, जहां से साउथ एशिया और साथ ही साथ एशिया, तमाम अमेरिकन कंट्रीज, लैटिन अमेरिका सब कनेक्ट होता है। एशिया की सप्लाई चेन की लाइफलाइन जापान, सिंगापुर, ताइवान, फिलीपींस पर असर डालेगा। तेल, गैस और इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई ठप होगी, खतरे में आएगी। और साथ ही आपको बता दें, इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, आईडीएफ की लेबनानी नागरिकों को सख्त चेतावनी। आईडीएफ की लेबनानी नागरिकों को सख्त चेतावनी, दक्षिण लेबनान में लौटने से मना किया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ा रुख, यहां पर अलर्ट किया आईडीएफ ने, कहा है कि दक्षिणी लेबनान में वापस ना आए, लौटने से मना कर दिया है। इजरायली सेना इलाकों में अब भी तैनात है और यह कहा जा रहा है कि इजरायली सेना छोड़ेगी नहीं,
लेबनान में जो इस वक्त संग्राम, लेबनान में इस वक्त जो संघर्ष देख रहे हैं, अब ये कहा जा रहा है हिजबुल्लाह की हर खतरे का कड़ा और बड़ा जवाब यहाँ पर देने का ऐलान सीधे तौर पर आईडीएफ करता हुआ नजर आ रहा है। आम नागरिकों को कहा गया है कि इस इलाके में लौटने की जरूरत नहीं है, आप वापस वहीं पर रहिए जहां पर आप हैं। यहाँ आप आएंगे तो आपको इसके भीतर आना पड़ेगा। और इजरायली सेना इलाके में लगातार अलर्ट मोड पर काम कर रही है, हिजबुल्लाह के पूरी तरीके से खात्मे को लेकर काम कर रही है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है आईडीएफ की, लेबनानी नागरिकों को ये स्ट्रिक्ट वार्निंग है, अलर्ट किया है, दक्षिणी लेबनान में लौटने से मना किया है। साथ ही इजरायली सेना इलाके में अब भी तैनात है, इस तरीके का रुख जो है वो रखा गया। अब एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, सीज फायर पर नेतन्याहू का बड़ा बयान इस बीच सामने आ गया है। दर्शकों, सीज फायर को लेकर के रुख है, लेबनान लगातार शांति वार्ता चाह रहा था, शांति वार्ता के पक्ष में लेबनान था। लेबनान से सीधी शांति वार्ता के फोन आ रहे हैं, बैक टू बैक कॉल्स आ रहे हैं। हिजबुल्लाह को पूरी तरीके से हथियार छोड़ने होंगे, इसके बाद ही सीज फायर को लेकर कोई बातचीत होगी। ये जो रुख है स्पष्ट रूप में नेतन्याहू ने रख दिया है और कोशिश यहाँ पर ही की जा रही है दिखाने की कि लेबनान अब पीछे हटने को तैयार हो गया। अब दो बड़ी तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं कि दो बड़ी खबरें इस वक्त दिखाने के लिए और बताने के लिए काफी है कि मिडिल ईस्ट का संग्राम तो चल रहा है, लेकिन इस बीच सीज फायर को लेकर के जो दाव पेच है वो भी चले जा रहे हैं। एक तरफ वार्न किया गया आईडीएफ द्वारा कि उस इलाके में, दक्षिणी लेबनान में लोग वापस ना आए क्योंकि वहां पर खतरा है, वहां पर अभी भी ईरानी सैनिक जो है वो तैनात है, अलर्ट मोड पर काम कर रहे हैं, हिजबुल्लाह के खात्मे पर काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखिए, आप यहाँ पर ये पक्ष की बैक टू बैक लेबनान से कॉल आ रहे हैं। लेबनान इस पक्ष में है कि सीज फायर हो जाए, शांति चाहता है लेबनान। और इस बीच ये दो बड़े रुख सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं समझने के लिए कि इस वक्त खाड़ी में जो आग इस वक्त जल रही है, इसके बाद ये आने वाले समय में भविष्य में एक बड़ा रूप भी ले सकता है। सवाल बड़ा है कि क्या चीन दुनिया की सांसें रोकने की तैयारी कर रहा है? क्या ये सिर्फ फिलीपींस को दबाने की चाल है या फिर ग्लोबल ट्रेड पर कब्जे की साजिश? तो क्या आने वाला वक्त दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा देखने वाला है? एक सबसे बड़ी समुद्री जंग का संकेत इससे आ रहा है। दिखाते हैं आपको एक खास रिपोर्ट। ये इलाका सिर्फ पानी नहीं, पावर का खेल है। फिलीपींस को 2016 में अंतर्राष्ट्रीय अदालत से समर्थन मिला था। स्थायी मध्यस्थता कोर्ट ने साफ कहा था ये इलाका चीन का नहीं है, लेकिन चीन के फैसले को ठुकरा दिया और अब जमीनी नहीं समुद्र कब्जा मजबूत कर रहा है। ये सिर्फ बैरिकेड नहीं है, ये है समुद्र नियंत्रण सिद्धांत का जीवंत उदाहरण। चीन क्या चाहता है? एंट्री गेट पर कंट्रोल, जहाजों की निगरानी, दुश्मन की मूवमेंट रोकना और धीरे धीरे पूरे इलाके पर कब्जा करना, यानी बिना युद्ध के समुद्र पर कब्जा पाना। ऐसे में अगर हालात बिगड़े तो फिलीपींस सैन्य प्रतिक्रिया दे सकता है, जापान भी कूद सकता है और अगर अमेरिका पहले से ही एक्टिव है फिर साउथ चाइना सी बन सकता है नया वॉर जोन। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जहां से तेल गुजरता है, लेकिन साउथ चाइना सी उससे भी बड़ा है क्योंकि यहां से सिर्फ तेल नहीं पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चलती है। चीन ने समुद्र में दीवार खड़ी कर दी है। अब सवाल ये कि क्या दुनिया इसे तोड़ेगी या इसके आगे झुकेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो क्या शुरू हो चुका है सी कंट्रोल मिशन और इसके तहत ड्रैगन की चाल भी क्या अब सामने आने लगी है खुलकर, जिसमें सीधे तौर पर दबदबा अभी समुद्र में
इस वक्त चाइना चाहता है। और अभी हम देख रहे हैं कि चाहे वो फिशिंग बोट्स हो या वो दीवार खड़ी करना हो, जिसके जरिए कहा जा रहा है कि कोशिश यही कि लोगों को ये दिखाया जाए, चीन में लगातार ये जो तस्वीर है वो बनी जाए जिसमें स्पष्ट रूप में साउथ चाइना सी के रास्ते नया वॉर जोन खोलना हो। इस बीच दर्शकों एक बड़ी खबर सामने आ रही, ईरान के राष्ट्रपति का परमाणु मुद्दे पर तीखा बयान सामने आया है। ईरान के राष्ट्रपति का ये तीखा बयान शांतिपूर्ण कार्यक्रम को लेकर ईरान के खिलाफ जंग का आरोप, वैज्ञानिकों और आम नागरिकों की मौत पर गंभीर सवाल उठाए हैं। इस वक्त सबसे बड़ी बात यही वो रखते हुए नजर आए हैं। साथ ही आपको बता दें यूएन में गोल्डन रूल की अपील की है, इजराइल पर उल्लंघन का आरोप भी लग रहा है। यानी कि सीधे तौर पर यहाँ राष्ट्रपति का ये बयान है और स्पष्ट रूप में यहाँ बताया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून जो है उनका भी हवाला दिया जाना चाहिए, उनको भी ध्यान में रखना चाहिए। वैज्ञानिकों और आम नागरिकों की मौत पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें यहाँ पर शांतिपूर्ण कार्यक्रम को लेकर ईरान के खिलाफ जंग का आरोप है। वैज्ञानिकों और आम नागरिकों की मौत पर गंभीर और बड़े सवाल खड़े किए गए हैं। गोल्डन रूल जो कि यूएन द्वारा रखे गए, उनकी अपील की गई, इजराइल पर उल्लंघन का आरोप लग रहा है। और साथ ही आपको बता दें शांतिपूर्ण कार्यक्रम को लेकर ईरान के खिलाफ जंग को लेकर बड़ा आरोप लग रहा है। साथ ही आपको बता दें ईरान के राष्ट्रपति का ये परमाणु मुद्दे पर सबसे बड़ा और तीखा बयान सामने आया है। शांतिपूर्ण कार्यक्रम को अवरोध लाने का प्रयास यहाँ पर किया गया और ईरान के खिलाफ जंग का आरोप लगाया जा रहा है, जबकि ये जंग थोपी गई अमेरिका द्वारा। इस पक्ष में ईरान अपना रुख रख रहा है। वैज्ञानिकों और आम नागरिकों की मौत पर गंभीर सवाल भी उठाए हैं, यूएन को लेकर के भी बड़ा जिक्र किया। एक और बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है, यूके और फ्रांस आज 40 देशों की अहम बैठक करेंगे। साथ ही सबसे बड़ी जानकारी यहाँ पर सामने आ रही है, इस वक्त सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, यहाँ जो इस वक्त स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, 40 देशों की अहम बैठक की अध्यक्षता आज की जाएगी। यूके और फ्रांस आज 40 देशों की अहम बैठक की अध्यक्षता करने वाला है। हॉर्मूज में नाकेबंदी और तेल सप्लाई पर असर पर चर्चा होगी। समुद्री रास्तों की बात करें तो समुद्री रास्तों को किस तरीके से लिया जाना चाहिए, क्या कानून है और पहलू क्या कहता है उन कानूनों का, उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। सुरक्षा सुनिश्चित करना मुख्य एजेंडा है। अमेरिका इस बैठक में शामिल नहीं होगा, लेकिन क्या ये 40 देश एक नतीजे पर आ पाएंगे? क्या ये जो रास्ता है वो बनता हुआ नजर आएगा? समुद्री रास्तों की सुरक्षा सुनिश्चित हो, ये इंश्योर किया जाए कि समुद्र में किसी भी तरीके की टेंशन्स ना हो, कोई विध्वंस ना आए। इसको ध्यान में रखते हुए अब इस बैठक को लेकर तस्वीर सामने आ रही। 40 देश, आप अंदाजा लगाइए और आंकलन लगाइए, इसमें अमेरिका नहीं है। 40 देशों की अहम बैठक होने वाली है। यूके और फ्रांस आज इसकी जो सीधे तौर पर अध्यक्षता है वो करने वाला है। अब हॉर्मूज से अगर वहां पर कोई भी स्थिति बिगड़ती है, ये आपकी और हमारी जेब पर भी पड़ेगा। हॉर्मूज में नाकेबंदी और तेल सप्लाई पर असर पर चर्चा, समुद्री रास्तों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, यह इंश्योर करना कि ये मुख्य एजेंडा है, नंबर 1 प्रायोरिटी। अमेरिका इस बैठक में शामिल नहीं होगा, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट और दिलचस्प कड़ी, क्योंकि कहा जा रहा है अगर अमेरिका नहीं शामिल होता है तो हॉर्मूज को खुलवाना या बंद करवाना, या वो अभी जो स्थिति वहां पर बनी हुई है इसको लेकर के मुख्य तौर पर प्रबल तौर पर अगर बातचीत हो तो उसको लेकर किस तरीके की तस्वीर है। फिलहाल हर मोर्चे पर नजर बनी हुई है, क्योंकि आने वाले दिन तय करेंगे शांति जीतेगी या युद्ध 2.0 का आगाज होगा, ये जाल मजबूत होगा। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। इंडिया डेली पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।